वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। आज हम वाक्य शुद्धि के 5 और नियम देखेंगे। यदि किसी एग्जाम में 5 प्रश्न आते हैं वाक्य शुद्धि के, तो उनमें से जो 3 प्रश्न हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो 5 नियम देखे थे उनसे होंगे, लेकिन बचे हुए जो 2 प्रश्न हैं आज जो 5 नियम देखेंगे उनमें से रहेंगे। तो ये इन 10 नियमों को यदि आप तैयार कर लेते हैं वाक्य शुद्धि के, तो समझिए आपके वाक्य शुद्धि की पूरी तैयारी हो जाती है। 90 से 95% वाक्य शुद्धि की तैयारी आपकी हो गई, क्योंकि परीक्षा कोई भी हो, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 10 प्रश्नों से 10 नियमों से आते हैं। कभी कभार ही किसी एग्ज़ाम में ही इससे बाहर वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन, इससे बाहर के नियम से आते हैं। और यदि किसी एग्ज़ाम में 4 नंबर की वाक्य शुद्धि है या 4 वाक्य शुद्धि पूछा है, तो निश्चित मान के चलिए कि 3 वाक्य शुद्धि इन्हीं 10 नियमों में से होंगे। तो इसीलिए 10 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो 5 नियम देखेंगे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो 5 नियम देखा है वो है। तो CGPSC मेंस की यदि हम बात करें तो इससे पहले जो 5 नियम हम लोगों ने देखे हैं, उन 5 नियमों के प्रश्न ज़्यादा होते हैं। इन आज जो देखेंगे प्रश्न, उनके भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन अपेक्षाकृत कम रहते हैं उन 5 नियमों की तुलना में। तो वो 5 नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का भी जो 5 नियम है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से 5 नियम देखेंगे। तो देखिए, आज हम देखेंगे पहला नियम, पहला ना कहूं, इसको मैं कह देता हूं 6वां नियम, है ना। इसको हम क्या कह देते हैं, 6वां नियम, क्योंकि 5 नियम हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो ये है कि एक ही अर्थ देने वाले 2 शब्दों का प्रयोग। वाक्य में एक ही अर्थ देने वाले 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो भाई एक ही अर्थ दे रहा है तो 2 शब्दों की जरूरत नहीं है, एक ही शब्द की जरूरत है। देखते हैं उदाहरण तो समझ में आएगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं, वह सोमवार के दिन आएगा। ठीक है, इसको पूछा जा चुका है। ये जो वाक्य लिख रहा हूं, इस वाक्य को पूछा जा चुका है। तो देखिए, सोमवार, सोमवार में जो वार है उसका अर्थ ही होता है क्या, दिन। तो अलग से दिन लिखने की जरूरत नहीं है। और इस दिन को लिखने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, के भी लिखा है। तो ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि सोम के साथ वार जुड़ा हुआ है। तो इस वार को नहीं हटाएंगे, इधर इस दिन को हटा देंगे। तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा, वह सोमवार को आएगा। ये इसका सही वाक्य होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसी तरह एक और सिंपल वाक्य है, मैं प्रातः काल के समय जाऊंगा। मैं प्रातः काल के समय जाऊंगा। तो देखिए, प्रातः काल में क्या जुड़ा हुआ है, काल। इस काल का अर्थ ही क्या होता है, समय। और आप अलग से यदि क्या लगाएंगे, समय लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये के समय को हमको क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो इसके जगह में सीधा क्या हो जाएगा, सही उत्तर, मैं प्रातः काल जाऊंगा। इसका क्या हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं, इसमें ढेर सारे उदाहरण हैं। आपको और उदाहरण मिलते जाता है तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए, और उदाहरण मिलते जाता है तो इन नियमों में उनको क्या करिए, शामिल करते जाइए, है ना। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, ये भी पूछा जा चुका है।
इससे पहले हम लोगों ने जो दूसरे नंबर पर उदाहरण देखा वो भी पूछा जा चुका है और ये तीसरा वाला भी पूछा जा चुका है। ये CGPSC मेंस और इसके अलावा और एक दो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मेरी इतनी बुरी दुर्गति कभी नहीं हुई। ठीक है, मेरी इतनी बुरी दुर्गति कभी नहीं हुई। तो देखिए दुर्गति का अर्थ ही क्या होता है, बुरी गति, दुह जुड़ा हुआ है, दुह का अर्थ क्या होता है, बुरा। ठीक है, तो दुर्गति का अर्थ होता है बुरी गति, तो अलग से इसमें बुरी लगाने की जरूरत नहीं है, ये हट जाएगा। तो सही वाक्य क्या होगा, मेरी इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई, ये होगा। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण, इसको भी पूछा जा चुका है। आतंकवादियों के भय से लोग डरे हुए हैं। आतंकवादियों के भय से लोग डरे हुए हैं। तो देखिए भय और डर का एक ही अर्थ है, तो यहां से किसी एक को निकालना होगा, है ना। तो भय, यदि डर को निकाल देते हैं तो वाक्य का संयोजन अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए इसमें से हम भय को निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आतंकवादियों से, ये के भय ये हट जाएगा, है ना, से लोग डरे हुए हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। एक सज्जन व्यक्ति ने मुझ पर बड़ा उपकार किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए सज्जन, सज्जन में क्या जुड़ा हुआ है, जन, सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति, तो जन का अर्थ व्यक्ति ही होता है, तो अलग से व्यक्ति लिखने की जरूरत नहीं है। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा इसका, कि एक सज्जन ने मुझ पर बड़ा उपकार किया। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा भी ढेर सारे उदाहरण हैं, तो आप पुस्तकों में खोजिए, और नियम नहीं लिखे हुए हैं पुस्तक में, है ना, तो आप इस नियम में उसको क्या करते जाइए, फिट करते जाइए, जहां एक ही अर्थ प्रकट करने वाले दो शब्द हैं उनको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, सातवां, छठवां हो चुका, अब हम लोग देखेंगे क्या, सातवां नियम। तो सातवां नियम क्या है, प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, भाग्य, दाम, ये हमेशा, आदि, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं मतलब इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, प्रयुक्त होना मतलब प्रयोग में आना। तो प्राण, ये शब्द याद कर लेंगे कौन कौन से। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट है, प्राण से भी क्वेश्चन आ चुका है, होश से भी, दर्शन से भी, आंसू से भी, हस्ताक्षर से भी। अभी बाकी भाग्य और दाम से नहीं आए हैं, लेकिन इन पांचों से क्वेश्चन आ चुके हैं, और प्राण और होश वाला क्वेश्चन तो ढेर बार आ चुका है ना। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए इससे संबंधित पहला हम लोग वाक्य देखते हैं। तो
यह देखकर मेरा प्राण सूख गया। तो प्राण को हम क्या कह रहे हैं, बहुवचन है, और यहां उसका प्रयोग एक वचन की तरह किया गया है, प्राण सूख गया। जैसे फल पक गया, लेकिन 3-4 फल हो तो फल पक गए, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, प्राण सूख गए। और चूंकि प्राण बहुवचन है तो मेरा की जगह में क्या हो जाएगा, मेरे, क्योंकि एक पुत्र है तो मेरा पुत्र, और 2 पुत्र हैं तो मेरे पुत्र, है ना, तो मेरे। तो क्या हो जाएगा इसका सही वाक्य, यह देखकर मेरे प्राण सूख गए। ये इसका क्या हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा। होश का देखते हैं, उसे देखकर मेरा होश उड़ गया, है ना। तो ये सेंटेंस क्या है, ये वाक्य क्या है, गलत है, क्योंकि होश क्या है, बहुवचन में है, तो क्या हो जाएगा, होश उड़ गए। और चूंकि यहाँ मेरा है, ये क्या हो जाएगा, मेरे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि होश बहुवचन है। तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, गाना है ना, तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, हाँ वही वाला है ये, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्या हो गया, वाक्य हो गया इसमें उदाहरण के रूप में। और देखते हैं दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर से। तो तीसरा उदाहरण है, यह सुनकर मेरा आंसू बहने लगा। तो देखो, आंसू बहने लगा, आंसू बहुवचन है, तो आंसू रहेगा, इसका रूप चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बहने लगे, है ना, बहुवचन है इसलिए, और मेरा की जगह में क्या हो जाएगा, मेरे हो जाएगा। तो यह सुनकर मेरे आंसू बहने लगे, क्योंकि आंसू क्या है, बहुवचन है, ठीक है। चौथा देखते हैं इसमें, दर्शन, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको मेंस में भी पूछा जा चुका है, और इसके अलावा अन्य भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। तो देखिए, दर्शन क्या है, बहुवचन है, तो जो बहुवचन होता है उससे पहले जो ये इस तरह का लगता है, का के की वाला, है ना, या रा रे री वाला, मेरा मेरी मेरे, तेरा तेरी तेरे, है ना, या तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, है ना, राम का राम की राम के, आपका आपके आपकी। तो ये जो है ये इसी के अनुसार चेंज होता है। तो ये बहुवचन है दर्शन, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जगह में, आपका के जगह में क्या हो जाएगा, आपके। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो इस सही वाक्य क्या होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। अगला देखते हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो हस्ताक्षर बहुवचन है, मान लो इसके जगह में फल रहता, तो मान लो उन्होंने 1 फल खाया, उन्होंने 2 फल खाए, तो हस्ताक्षर बहुवचन है, इसलिए किया के जगह में क्या हो जाएगा, किए। यदि यह ऐसा दिया है तो आपको ऐसे लिखना है ना, इसी में भी कार होगा, इसमें आ की मात्रा है तो इसी में ए की मात्रा लगाना है। यहाँ ऐसे मत कर देना, ऐसे कर देने से गलत हो जाएगा, हालांकि नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं जान रहा हूं तो आपको बता रहा हूं। यदि यह वाला दिया है तो आपको भी यह वाला ए ही लगाना है, ठीक है। उन्होंने हस्ताक्षर किए, तो ये हो गया क्या, हाँ, कुछ शब्दों के जिनके बहुवचन के रूप में जिनका क्या होता है, प्रयोग होता है, वे शब्द है। अब नेक्स्ट नियम हम लोग देखते हैं। तो अगला नियम है, 8वां कह सकते हैं इसको, है ना,
तो हमारे पास 8वां नियम है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तो क्रिया को हम लोग गलत कर देते हैं, है ना, गलत क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। इससे संबंधित अशुद्धि भी बार बार पूछा जाता है। तो जैसे इसका एक उदाहरण देखते जाते हैं, है ना। मैंने आटा गूंथ लिया। मैंने आटा गूंथ लिया, इसको भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आटा को गूंथा नहीं जाता, यहां गूंथ लिया ये गलत क्रिया का प्रयोग हो गया। आटा को गूंथा नहीं जाता, क्या होता है, गूंधा जाता है। तो मैंने आटा गूंध लिया होगा। ठीक है, तो ये सही होगा, ये गलत है। तो मैंने आटा गूंध लिया। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखते हैं, राधा ने माला गूंध ली। तो माला को गूंधा नहीं जाता, बल्कि माला को क्या किया जाता है, गूंथा जाता है। तो राधा ने माला गूंथ ली, ये सही होगा, ये गलत है। तो माला के लिए गूंथना और आटा के लिए गूंधना, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने क्या देखा था पिछले वाली वीडियो में कि गीत की कड़ी और फूलों की लड़ी। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखते हैं, चरखा कातना चाहिए। कातना चाहिए, चरखा जिससे वो बनाते हैं ना, धागा, कपड़े वगैरह बनाते हैं, वो चरखा। तो चरखा कातना चाहिए, तो चरखा को नहीं काता जाता, सूत काता जाता है। तो चरखा को क्या किया जाता है, चरखा चलाना चाहिए। क्या होगा, चरखा चलाना चाहिए। तो ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें एक दो उदाहरण और देखते हैं। तो इसमें चौथा उदाहरण देखते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये वाक्य क्या है, गलत है। प्रश्न पूछना ये क्रिया गलत है, प्रश्न करना होता है। तो क्या होगा, प्रश्न करते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, इसको भी पूछा जा चुका है किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, है ना। आप खोजेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस को, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, इसी में एक और, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता है। तो प्रेम कोई लंबाई चौड़ाई में थोड़ी ना होती है ना, या प्रेम कोई किलोग्राम में थोड़ी होता है, उसको मापेंगे। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, नहीं, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ठीक है, ये इसका सही वाक्य है, ये क्या है, गलत वाक्य है। तो ये हो गया हमारा क्या, 8वां नियम। अब 9वां नियम हम लोग देखते हैं। नौवां नियम है कारक व अव्यय संबंधी अशुद्धियां। कारक क्या है आप लोग जानते हैं, काके की, में, पेपर, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और अव्यय का क्या होता है, अव्यय जैसे यद्यपि, किंतु, इसलिए, परंतु, ये सब क्या है, अव्यय हैं। तो कारक और अव्यय संबंधी अशुद्धियां, इनके भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखते हैं, पहला
पेड़ में चिड़िया बैठी है ना। तो ये वाक्य क्या है, गलत है। लेकिन हम आम जीवन में बोल देते हैं पेड़ में चिड़िया बैठी है, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि जैसे ये कोई एक वस्तु है ना, इसके सतह पर यदि कोई बैठ रहा है तो उसके लिए पर होता है, और इसके भीतर कोई बैठ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, में होता है। तो चिड़िया पेड़ के भीतर घुस के थोड़ी ना बैठ जाएगी, पेड़ को फाड़ते हुए अंदर नहीं जाएगी ना, सतह पर बैठेगी। तो पेड़ में नहीं होगा, क्या होगा, पेड़ पर। तो पेड़ पर चिड़िया बैठी है, ये सही सेंटेंस होगा। दूसरा, ऐसे ही कमरे पर छात्र बैठे हैं, कमरे पर छात्र बैठे हैं। तो कमरा क्या है, बंद है ऐसे, और कमरे के भीतर बैठे हैं, तो यहां पर नहीं होगा, यहां क्या होगा, में हुआ। तो कमरे में छात्र बैठे हैं। तीसरा देखते हैं, यह काम आपके ऊपर निर्भर है। तो यहां गलत अव्यय का हम लोगों ने प्रयोग किया है। आपके ऊपर, ऊपर नहीं होता, इसके लिए सही वाक्य क्या होगा, तो यह काम आप पर निर्भर है। ठीक है, तो ये होगा। और इसमें देखते हैं और उदाहरण। चौथा, पुराणों के अंदर बहुत सी कथाएं हैं। इसको पूछा जा चुका है ना, ध्यान नहीं है, मेंस में पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, लेकिन आप दोनों को जब खोजेंगे तो ये एक बार नहीं, 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पुराणों के अंदर बहुत सी कथाएं हैं, तो पुराणों के अंदर ये गलत है, इस अव्यय का प्रयोग गलत है ना। यहाँ पर क्या लगेगा, में। पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं। ऐसे ही इस वृक्ष के अंदर बहुत से फल हैं, बहुत से फल हैं। तो इस वृक्ष के अंदर नहीं होगा, इस वृक्ष पर बहुत से फल हैं। फल जो है वृक्ष के बाहर रखते हैं सतह पर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इस वृक्ष पर बहुत से फल हैं। ठीक है, इसी में एक और उदाहरण देखते हैं। यद्यपि वह निर्धन है किंतु ईमानदार है। तो ये वाक्य भी गलत है, यहां भी अव्यय गलत प्रयोग हुआ है, किंतु। यद्यपि के साथ हमेशा क्या लगता है, तथापि। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यद्यपि यदि सामने में दिया है तो उसके साथ क्या लगेगा, तथापि। यही इंग्लिश में भी है, ऑल्दो के साथ हमेशा क्या लगता है, येट लगता है, वही है ऑल्दो, येट का मतलब होता है यद्यपि, तथापि। ठीक है, तो ये हो गया कारक और अव्यय संबंधी अशुद्धियां। ये 9वां नियम था। अब हम देखते हैं 10वां नियम। तो अगला 10वां नियम है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम का गलत प्रयोग करते हैं, वो वाली अशुद्धियां, इसको भी पूछा जाता है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। जैसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं बता रहा हूं, जिसको क्या किया गया है, बार बार पूछा गया है ना, 2-3 बार आ चुका है, मेरे ख्याल से मेंस में भी ये आ चुका है। तो कन खजूरे के 100 पैर होते हैं जिससे वह चलता है। इसको बार बार पूछा गया है। ठीक है, कन खजूरे के 100 पैर होते हैं जिससे वह चलता है। क्या गलत है,
तो इसमें गलत है ये, जिससे नहीं होगा, क्या होगा, जिनसे। तो कन खजूरे के 100 पैर होते हैं, तो 100 एक से ज्यादा के लिए, अनेक के लिए जिससे नहीं होता, जिनसे होता है ना। तो जिससे गलत है, क्या होगा, जिनसे। दो लोग आ रहे हैं, जिनसे मैं, दो लोग आए थे जिनसे मैंने बात की, एक आदमी आया था जिससे मैंने बात की, ठीक है। तो जिससे और जिनसे में क्या है, अंतर है, और इसको कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। दूसरा, मैं कहा, तो मैं कहा नहीं होता, सही क्या होगा, मैंने कहा, ठीक है, ये होगा। तीसरा, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम तुम्हारा नहीं होता है, यहां क्या होगा, तुम अपना काम करो। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, और भी एक आध लिख देता हूं ऐसे सेंटेंस, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें अपना का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे तुम तुम्हारा काम करो, ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मैं मेरा काम करता हूं, तो मैं मेरा नहीं होगा, क्या होगा, मैं अपना काम करता हूं। तो देखिए इस स्ट्रक्चर का जो क्या होता है, सेंटेंस होता है, उसमें अपना का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, ये दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, तुम्हारा नहीं होगा, अपना होगा, मेरा नहीं होगा, अपना होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और इसी में देखते हैं उदाहरण, हमारी जाति का पतन हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमारी जाति का पतन हम नहीं देख सकते, देखने में लग रहा है सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, दो बार हम नहीं होगा, क्या होगा, अपनी जाति का पतन हम नहीं देख सकते। ऐसा तो नहीं कर देंगे ना, हमारी जाति का पतन अपन नहीं देख सकते, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा लगेगा गुंडा मवाली हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती हैं। एक दो उदाहरण और देखते हैं, है ना। यह सब भले लोग हैं, यह सब भले लोग हैं, तो देखिए हैं बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो यह का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, ये सब भले लोग हैं। तो यह जो है वो गलत है, ये सही है, ये सब भले लोग हैं, है ना। ऐसे ही देखते हैं, वह अपना काम जाने, वह अपना काम जाने। तो देखिए जाने में क्या है, अनुस्वार लगा है, इसका मतलब क्या है, वह बहुवचन है। तो या तो इसको एक वचन कर दीजिए या तो इसको बहुवचन कर दीजिए, तो वह नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वे अपना काम जाने, या वह अपना काम जाने, इसको हटा देंगे, अनुस्वार को हटा देंगे, दोनों में से कोई एक वाक्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10 तरह की अशुद्धियां। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 अशुद्धियां देखी, और इस वीडियो में हम लोगों ने 5 अशुद्धियां देखी। यदि इन 10 अशुद्धियों को आपने तैयार कर लिया तो समझिए आपकी वाक्य की अशुद्धि तैयार हो गई। ये अच्छे से यदि आपके तैयार हो जाएं, इसके काफ़ी सारे उदाहरण और पुस्तकों से देख लीजिए, उनको कलेक्ट कर लीजिए, एक जगह तैयार कर लीजिए। दोबारा आपको किसी एग्जाम के लिए वाक्य शुद्धि को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैंने शब्द शुद्धि भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उन सबको पढ़ लेने के बाद बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही पर्यायवाची के भी ट्रिक हैं, ऐसे ही विलोम शब्द के भी ट्रिक हैं, ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के भी ट्रिक हैं, और ऐसे ही कई और टॉपिक के क्या हैं, ट्रिक हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बस इनको याद करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और एक्स्ट्रा जो आते हैं उनको देख लेना है, फिर हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन जहाँ से मेजर आते हैं क्वेश्चन, उनको हमको पहले देखना चाहिए, ठीक है। तो आप लिंग वाला वीडियो, वाक्य शुद्धि का पहला पार्ट, और ये आर्टिकल वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी और
कई वीडियो हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह के ट्रिक पर आधारित वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। इन सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही।